कसक वापस से भागकर सीढ़ियों पर चढ़ गई और अमन भी वापस से फोन निकाल कर झूठ मूठ का किसी से फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगा। वही बाकी सब अमन को देख रहे थे। कसक फिर से धीमे कदमों से चलकर आए और उसने जोर से कहा, भाव आ। अमन तुरंत नीचे लगभग गिरने के अंदाज में बैठा और डरने जैसा फेस बनाकर वह ऐसे दिखाने लगा जैसे कितना डर गया है और कसक उसे इस तरह देखकर उछलती हुई ताली बजाते हुए हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों को देखकर हंसने लगे। तभी उदय ने बोला, देख मैं तो जा रहा हूँ क्यूट रैबिट के साथ खेलने, मेरी मान तो तू भी चल, साथ में खेलते हैं। इससे उसे तुझे जानने में आसानी होगी, नहीं तो तेरी वाइफ तेरे साथ कम और हमारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। इतना कहकर उदय अपनी जगह से उठा और कसक के पास जाकर उसने बोला, है क्यूट रैबिट, चलो हम ना गेम खेलते हैं। सब कसक के साथ बच्चे बन रहे थे। उदय के ये कहने पर कसक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सब खेलोगे, बहुत मजा आएगा गेम खेलने में। बाकी सब चेयर पर बैठे थे। उन सब की तरह देखा तो वह सभी एक दूसरे की तरफ देखकर अपने अपने जगह से उठते हुए बोले, हाँ चलो हम भी खेलेंगे। इस बार सोनिया और नीली भी उन सब के साथ खेलने के लिए आ गई थी। तभी कसक ने राघवेंद्र जी, राजीव जी और विजय जी से भी कहा, पापा, अंकल, दादू, चलो आप भी खेलो, मजा आएगा। उन सबको बुलाने पर पहले तो वह सब थोड़ा हिचकिचाए, फिर वह सब भी कसक के साथ खेलने के लिए चले आए। दादाजी, जिन्हें अक्सर गंभीर ही देखा गया था और जिनको डिसिप्लिन में रहना ही पसंद है, आज वो भी कसक के साथ बच्चे बनकर गेम खेलने चले आए थे। यहाँ सिर्फ सुनैना जी नहीं आए थे, क्योंकि सुनैना जी वहाँ हॉल में थी ही नहीं। अब बात ये थी कि इतने सारे लोगों के साथ गेम कौन सा खेला जाए। अभी सब सोच ही रहे थे कि कसक की नजर अपने किट्टू पर गई, जो छोटा होने की वजह से सोफे के नीचे घुस रहा था। तो उसे देखकर कसक को छुपन छुपाई खेलने का आइडिया आया, तो उसने सबसे कहा, हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। लेकिन मसला ये था कि इतने सारे लोगों को ढूंढेगा कौन। तभी कसक ने कहा, मैं बताओ। सब उसे देखने लगे तो कसक सबके पास गई, सबको इकट्ठा करके सबके सीने पर उसने जैसे हाथ रखना चाहा, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें जो करना है तुम हौंठ पकड़ कर करो। अभय ने थोड़ा शक्ति से कसक को किसी को भी उनके सीने पर हौंठ रखने से मना किया, क्योंकि उसे कसक का किसी और को छूना अच्छा नहीं लग रहा था। तब सब ने कसक के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया तो कसक ने सबके हौंठ पर हौंठ से छूते हुए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने लगी और सबसे लास्ट में अभय बना चोर, जिसे सबको ढूंढना था। सब जल्दी जल्दी भागे छुपने के लिए, लेकिन कोई भी सीढ़ियों पर नहीं जा रहा था। सब हॉल में ही इधर उधर छुप रहे थे और कसक अभय के पीछे से भागी। अभय सबको ढूंढने लगा। वह किचन में जाता है, इधर जाता उधर जाता है और ढूंढता। सबसे पहले दादू पकड़े गए, उसके बाद पकड़ी गई नीली और उसके बाद विजय जी, अमन, सोनिया, राज, उदय, निखिल, नितिन और बाकी सब एक एक करके बाहर आने लगे, क्योंकि अभय उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन अभी तक आयुष और कसक नहीं मिले थे। लेकिन वही सभी अभय को देखकर हंस रहे थे। लेकिन अभय को बहुत अजीब लग रहा था कि सब उसे देखकर हंस क्यों रहे हैं। तभी जहां पर सुबह डर कर कसक डाइनिंग टेबल के नीचे छुप कर बैठी थी, वहीं पर अभय को किसी का हिलता हुआ सर नजर आया। अभय अपने व्हीलचेयर के हैंडल को कंट्रोल करते हुए वहां गया और उसने एक चेयर को झटका से हटाया तो देखा वहां पर आयुष है। अब वह भी पकड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर कसक नहीं मिल रही थी और उतना ही सब अभय को देखते हुए हंस रहे थे। अभय को थोड़ा डाउट हुआ कि कसक छुपने के लिए उसके पीछे से होकर भागी थी और उसने झटके से अपनी व्हीलचेयर को जोर से गोल घुमा दिया और जैसे उसने ऐसा किया उसने देखा उसके सामने कसक खड़ी उसे धप्पा कर रही है। अभय चोर बना और बाकी उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि कसक जब अभय पीछे भागी थी तो वह कहीं और गई ही नहीं थी। वह तो अभय के व्हीलचेयर के पीछे ही छुपी थी और जब जब अभय इधर उधर अपनी व्हीलचेयर को अभय कंट्रोल करके जा रहा था, तो कसक भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, जिससे अभय को कसक मिली ही नहीं। अब अभय ने कहा, तुम चीटिंग कर रही हो, मेरे ही पीछे घूम रही थी। तो कसक ने बड़ी मासूमियत से कहा, मैं तो इस व्हीलचेयर की तरफ दिखाते हुए कहा, अभी मैं आपके पीछे नहीं घूम रही थी, मैं आपकी इस चेयर के पीछे घूम रही थी। उसकी बातें सुनकर नितिन ने कहा, क्यूट रैबिट ने हमें बचपन के दिन याद दिला दिए और आज कितने सालों बाद इतनी खुलकर हंसे हैं हम सब एक साथ। नितिन आगे बढ़ा और उसने कसक को अपने गले से लगते हुए कहा, थैंक यू क्यूट रैबिट, हम सबको इतना खुशी देने के लिए। वही अभय को छोड़कर बाकी सब जाकर कसक के साथ गले लग गए और अभय एक जगह बैठा सबको मुस्कुराते हुए देख रहा था और बाकी सबसे ज्यादा ये सोच रहा था, क्योंकि कसक उसकी वाइफ थी लेकिन अभी तक उसका बॉन्ड उसके साथ नहीं बना था, जबकि उसके फ्रेंड्स और उसके भाई के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा था, जहां वह जो भी दिल में हो वह आयुष को खुलकर बता रही थी।
अब सभी गेम खेलने के बाद थक चुके थे तो सभी आकर सोफे पर बैठ गए। तभी दादू ने सुनैना जी को आवाज देते हुए कहा, सुनैना बेटा जरा कॉफी पिला दो, आज इस बच्ची की वजह से हम सब भी गेम खेलकर थक चुके हैं। तभी सुनैना जी ने किचन से आवाज देते हुए कहा, जी पापा जी बस 5 मिनट वेट कीजिए, कॉफी ला रहे हैं। सभी बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी कसक ने चाहते हुए उन सब से कहा, आप सपना बहुत अच्छे हो, आप सब मेरे साथ गेम खेल रहे हो और आप सब ने मुझे मारा भी नहीं। उसकी आखिरी की लाइन सुनकर उन सब की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी सोनिया ने कसक से पूछा, कसक तुम्हें कौन मारता है? तुम तो इतनी प्यारी हो। तभी कसक ने कहा, मेरे घर पर गेम खेलने से आंटी और दीदी मुझे मारते थे। अब सभी विजय का चेहरा देखने लगे। तो विजय जी ने कहा, उस घर में सभी समझदार है, कसक की तरह बच्चे थोड़ी है जो इसके साथ गेम खेलेंगे, और कसक मेरी चुलबुली है तो उसे हर वक्त खेलना बदमाशी करना पसंद है, जैसे अभी यहाँ आप सबके साथ कर रही है। वहाँ घर पर भी सर्वेंट के साथ गेम खेलती है और किट्टू भी इसका है, तो किट्टू के साथ भी हमेशा इधर उधर फुदकना इसे पसंद है, और इन सब चक्कर में अगर इसके हाथों से लगकर कोई सामान टूट जाता था तो आरती और काशवी उस दिन का सारा गुस्सा मेरी बच्ची पर उतारते थे। विजय जी के इतना बोलकर रुकने पर कसक ने कहा, मेरे पीठ पर और पेट पर निशान है, हाथों पर भी निशान है मारने की, मैं दिखाऊं दिखाऊं। इतना कहकर के कसक अपने पेट के पास से कपड़ा हटाने लगी। तो जल्दी से अभय और विजय जी ने उसके हाथ को पकड़कर रोकते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। दोनों कसक का चेहरा देखने लगे और वह दोनों भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अभय ने कसक के हाथ को दबाते हुए कहा, अभी नहीं, तुम बाद में मम्मी को दिखाना, मम्मी उसमें ऑइंटमेंट लगा देंगे। अभय के बोलने का इरादा तो ये था कि तुम मुझे दिखाना, मैं उन्हें अपने होठों का एहसास देकर उन्हें ठीक कर दूंगा। लेकिन वह सबके सामने ये कह नहीं सकता था, इसलिए उसने सुनैना जी के ऊपर डाल दिया था कि उन्हें दिखाने पर सुनैना जी उन पर ऑइंटमेंट लगा देंगी। थोड़ी देर में सुनैना जी ने सबके लिए कॉफी लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया और अब सभी कॉफी लेकर पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद सब मर्द वही बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और किट्टू के साथ कसक खेल रही थी। और अभय की नजर कसक पर जमी हुई थी, ये सोचते हुए कि कब कसक को कसकर अपनी बाहों में भर ले। तभी कसक ने देखा कि नीली और सोनिया सुनैना जी के साथ किचन में चली गई। अभी तक कसक रानावत हवेली की किचन में नहीं गई थी, तो वह भी अपने किट्टू को छोड़कर किचन में चली गई। उसने देखा सोनिया और नीली सुनैना जी के साथ खाना बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी, तो वह भी आगे आते हुए बोली, आंटी मैं भी कर दूं, मैं घर पर काम करती थी। आंटी और दीदी जो कहते थे मैं उनकी सारी बातें मानती थी। आप ही कहो, मैं ये कर दूंगी, ये सब्जी काट दूंगी। उसकी इतनी मासूमियत से कहने पर सोनिया ने उसे कहा, अच्छा इधर आओ। कसक जाकर उसके पास बैठ गई। तो सोनिया ने उसे मटर देते हुए कहा, इसे छिल दो और उसके बाद ये सारी सब्जी तुम धो देना, ठीक है? सोनिया ने कटे हुए सब्जियों को कसक को दिया तो कसक तुरंत जाकर सब सब्जियों को धोकर लेकर आए और उसके पास बैठकर मटर छीलने लगी, और सुनैना जी बाकी सब उसे देख रहे थे कि दिमाग से बच्ची होने के बाद भी वह उनके साथ काम करने किचन में आ गई थी। सुनैना जी ने उसे मना भी किया था, क्योंकि अभी वह सभी किचन में मौजूद थे। वहीं बाहर कसक को कुछ देर अपनी आंखों के सामने ना देखने पर विजय जी को थोड़ी अजीब सी बेचैनी हुई, तो विजय जी ने इधर उधर देखा लेकिन कसक नहीं मिली, तो वह उठकर हवेली के बाहर जाने लगे कि कहीं कसक किट्टू के पीछे बाहर तो नहीं चली गई। लेकिन तभी उन्हें किचन से हंसने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि उन हंसने की आवाज में एक आवाज कसक की है। वह किचन में गए तो उन्होंने देखा कि कसक, सोनिया और नीली तीनों एक जगह बैठकर एक दूसरे के साथ खिलखिलाकर हंस रही है। विजय जी को आज बार बार उनके दिल पर सुकून मिल रहा था। कसक को इस तरह खुश देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर विजय जी दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गए और सबसे बातें करने लगे। कुछ ही देर में डिनर रेडी हो गया तो सुनैना जी ने सबसे जाकर डिनर करने के लिए कहा। सभी डिनर करने के लिए अपने अपने चेयर पर आकर बैठ गए तो सुनैना जी सर्वेंट के साथ मिलकर खाना सर्व करने लगी। वही कसक भी अभी उन्हीं के साथ खड़ी थी और सबको उनके प्लेट में सब्जी डाल रही थी, और सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रहे थे। सबका डिनर हो जाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब कसक, सुनैना जी, सोनिया और नीली उन चारों ने डिनर किया। वहीं अभय को भी अमन और निखिल ने उसके कमरे के पास पहुंचा दिया था और कसक उसके पीछे पीछे अपने किट्टू को लेकर चल रही थी। जब कसक उसके कमरे में आए तो अमन ने अभय से कहा, माना कि आज उसने तेरी बेइज्जती की है, लेकिन उसकी बेइज्जती के बदला कुछ भी ऐसा वैसा करके मत लेना, नहीं तो तुझे पता है कल तेरी आज के मुकाबले डबल बेइज्जती हो जाएगी।
अभय ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, मुझे भी पता है कि मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, इसलिए मैं दोबारा उसमें सिम कार्ड डालने वाला नहीं हूँ। इसलिए तू निकल यहाँ से। अमन और निखिल अभय की शक्ल देखकर हंसते हुए उसके कमरे से चले गए। कसक के कमरे में आने के बाद अभय ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और कसक को देखने लगा। कसक ने अपने किट्टू को नीचे छोड़ा और वह अभय को देखते हुए उसके पास आए और उससे बोली, चलो हब्बी मैं आपको बेड पर सुला देती हूँ। कसक की इतनी मासूमियत और सब कुछ से अनजान होने के बाद भी उसका ख्याल रखना अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। अभय व्हीलचेयर से उठते हुए कसक को अपने गोद में उठाया और उससे कहा, मैं तुम्हें बेड पर लेकर चलूं। अभय कसक को बेड की तरफ लेकर जाने लगा। कसक बस उसे देख रही थी। कसक ने व्हीलचेयर को देखते हुए कहा, और झूठे हब्बी आप तो चलाते हो लेकिन आप सबको बुद्धू बनाते हो कि आपको चलना नहीं आता। अभय हंसते हुए उसे अब बेड पर लेकर आया और लिटाते हुए उससे बोला, मुझे चलना आता है लेकिन अभी हम गेम खेल रहे हैं। जैसे नीचे गेम खेल रहे थे ना तो मुझे पनिशमेंट मिली है कि मुझे व्हीलचेयर पर बैठना है। तो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, ठीक है? कसक ने जल्दी जल्दी से हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अभय ने कसक से कहा, तुम्हें काशवी और आरती आंटी ने मारा है। कसक ने अपने फिर से अपने सिर को हाँ में हिलाया तब अभय ने कहा, उसके निशान है। कसक ने फिर से हाँ में सर हिलाया तो अभय के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, मुझे दिखाओ। कसक एक बार फिर से अपने सर को हाँ में हिलाकर बेड पर उठकर बैठ गई और उसने अपनी फ्रॉक को उतार कर नीचे बेड पर रखा तो अभय ने देखा उसकी दूधिया गोरे जिस्म पर कई ऐसी चोट के निशान हैं जो आमतौर पर नहीं होने चाहिए थे। कोई निशान उसकी गर्दन के पास थे तो कोई निशान पेट पर थे। अभय अपनी उंगलियों से छुआ तो कसक ने अपने आंखों को मिच लिया। अभय कसक के एकदम चेहरे के पास गया और उसके कान में सरगोशी भरे आवाज में कहा, क्या दर्द हो रहा है? कसक ने अपनी आंखें खोली और अभय को बिल्कुल अपने पास देखा। उसने अपने सर को नामे हिलाते हुए कहा, अभी दर्द नहीं हो रहा, जब आंटी मारती थी ना तब दर्द होता था। अभय की मुठिया कस गई थी। यह सब सुनकर अभय नीचे झुका और कसक के नाभि के ऊपर बने निशान पर उसने अपने होंठ रख दिए और उसे धीरे धीरे करके किस करने लगा। कसक को नहीं पता था कि यह अभय उसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन उसे अभय का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने अभय के सिर को अपने पेट पर दबाते हुए कहा, हब्बी मत करो ना, गुदगुदी हो रहा है। कसक की आवाज में एक खिंचाव था और उसकी इस तरह कहने से अभय बहक रहा था। उसने और जल्दी जल्दी कसक की पूरे पेट को किस करना शुरू कर दिया। अभी कसक ने मिनी समीज पहना हुआ था। अभय ने उसे उठा दिया और उसकी उभार को देखते हुए धीरे से जाकर उनमें किस करने लगा। अभय के ऐसा करने से कसक की सांस एक पल को थम सी गई और उसने अभय से कहा, हब्बी आप बेड टच कर रहे हो। अभय उसकी बातें सुनकर ऊपर उठा और उसके चेहरे के पास आया और अपनी गर्म सांसों से कसक के चेहरे को भिगोते हुए बोला, मैं बेड टच नहीं लव टच कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कसक के सीने के ऊपर जो निशान बने थे उनमें अपने होंठ रख दिए। अभय के ऐसा करने से कसक से कुछ कहा ही नहीं गया। अभय अभी कसक के बहाव में बहक रहा था। उसे लग रहा था कि यह एहसास तो उसे कभी काशवी के साथ मिला ही नहीं था, जिससे वह काशवी के नजदीक जा पाता, लेकिन कसक में जो एहसास उसे मिल रहे थे इससे वह कसक से दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि अपनी सारी हदें तोड़कर कसक को अभी अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि कसक अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वह खुद को नाकाम रोकने की कोशिश कर रहा था। कसक की आवाज में एक खिंचाव था और उसकी इस तरह कहने से अभय बहक रहा था। उसने और जल्दी जल्दी कसक की पूरे पेट को किस करना शुरू कर दिया। अभी कसक ने मिनी समीज पहना हुआ था। अभय ने उसे उठा दिया और उसकी उभार को देखते हुए धीरे से जाकर उनमें किस करने लगा। अभय के ऐसा करने से कसक की सांस एक पल को थम सी गई और उसने अभय से कहा, हब्बी आप बेड टच कर रहे हो। अभय उसकी बातें सुनकर ऊपर उठा और उसके चेहरे के पास आया और अपनी गर्म सांसों से कसक के चेहरे को भिगोते हुए बोला, मैं बेड टच नहीं लव टच कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कसक के सीने के ऊपर जो निशान बने थे उनमें अपने होंठ रख दिए। अभय के ऐसा करने से कसक से कुछ कहा ही नहीं गया। अभय अभी कसक के बहाव में बहक रहा था। उसे लग रहा था कि यह एहसास तो उसे कभी काशवी के साथ मिला ही नहीं था, जिससे वह काशवी के नजदीक जा पाता, लेकिन कसक में जो एहसास उसे मिल रहे थे इससे वह कसक से दूर नहीं हो पा रहा था, बल्कि अपनी सारी हदें तोड़कर कसक को अभी अपना बना लेना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि कसक अभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए वह खुद को नाकाम रोकने की कोशिश कर रहा था। अभय खुद को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। पता नहीं कसक में ऐसी कौन सी कशिश थी
जो अभय को पागल बना रही थी। अभय ने कसक के पेट को अपने हाथों में कस के भींच रखा था और उसके सीने को चूम रहा था। कसक को ये सब अच्छा भी लग रहा था और जैसा कि उसके पापा ने उससे कहा था कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को कोई छुए तो वह बैड टच होता है, तो सबको वैसा भी लग रहा था कि अभय उसे बैड टच कर रहा है। लेकिन जो अभय की फीलिंग्स थे वह कसक को अपने अंदर महसूस हो रहे थे, क्योंकि कसक खुद को अभय को इस तरह से किस करने से रोक नहीं पा रही थी। अभी कसक के सीने को चूमते हुए अभय के दिमाग में एक बात खटकी कि जब उसकी बॉडी के फ्रंट एरिया में ऐसे निशान है, तो उसके पीठ पर और कितने निशान होंगे। अभय ने तुरंत झटके से कसक को पलट दिया। कसक पेट के बल हो गई और उसकी पीठ पूरी तरह से अभय के सामने थी। अभय ने देखा कसक के पीठ पर उसके कमर पर कई जगह लंबे लंबे छड़ी के मरने के निशान हैं। उन्हें देखकर अभय का मन ऐसा किया कि वह अभी उस कुशवी और उसकी मां आरती की सर को उसके गर्दन से अलग कर दे। कसक के पीठ में लगे निशान में कुछ निशान तो ऐसे थे जो शायद अभी कुछ दिन पहले की ही हो। उनमें किसी में मोटी छड़ी के निशान थे, तो कोई पतली छड़ी की नोक के निशान थे, जैसे कि कांटा चुभा हो और उनमें से खून की धार बह रहे हो। अभय को ये सब देखकर ऐसा लगा कि क्या ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, जो किसी जीते जागते इंसान को इंसान ना समझकर जानवरों की तरह मारे, और वो भी इतनी मासूम लड़की को अभय के हाथ मुट्ठी में कस रहे थे। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाकर काशवी और उसकी मां को जान से मार दे। अभय झुककर कसक की पीठ पर लगे जख्म के निशान को अपने होठों से छूते हुए कसक से बोला, ये सारे निशान कब के हैं? कसक, जो अभय की इस तरह होठों को अपनी पीठ पर महसूस कर नींद की आगोश में जा रही थी, उसने धीमे से कहा, 1 हफ्ते पहले का। कसक की बात पर अभय ने पूछा, क्यों? मैंने पूछा क्यों? कसक ने कुछ नहीं कहा तो अभय ने फिर से पूछा कि ये निशान क्यों दिए उन्होंने? इतना कहकर अभय ने कसक की पीठ पर अपने होंठ वापस रखिए और उन्हें चूमते हुए बोला, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कसक की आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी, क्योंकि अभय के इस तरह से उसके पीठ पर किस करने से उसके जिस्म में सनसनी पैदा होने लगी थी। कसक ने खुद को जबरदस्ती जगाकर मदहोशी से कहा, वो उस दिन ना काशवीदी के रूम में मैं ना उनके जूते साफ कर रही थी, तब ना वह जूते गलती से मुझसे गंदे हो गए। वो क्या हुआ कि टेबल पर उनकी नेल पेंट रखी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया और वह नेल पेंट पूरा उनके जूते पर गिर गया, तो वह जूता खराब हो गया, इसलिए कश्मीदी ने मुझे मारा था। अभय के हाथ अब कसक के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। उसने अपनी एक फिंगर को कसक की गहरी नाभि में डालते हुए उसे अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम सिर्फ यहाँ रहोगी, मेरे पास रहोगी। अभय की कसक की नाभि में अपनी उंगली को डालने से कसक की मुंह से एक सिसकी निकली, जिसे सुनकर अभय और पागल होने लगा। उसने कसक के क्लीवेज पर अपनी होंठ रख दिए और उन्हें किस करते हुए अपनी जुबान से लिक करने लगा। तभी कसक ना चाहते हुए भी उसके सामने से सिसकारियां लेने लगी और अभय उसकी सिसकारी सुनकर इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपने दांत गड़ा दिए। अभय के ऐसा करते ही कसक की एक आह निकली और वो उठकर बैठते हुए बोली, आपने मुझे दांत काटा ना, अब मैं पापा को बताऊंगी आप गंदे हब्बी हो, आपने मुझे डांट काटा, रुको मैं अभी जा रही हूँ पापा के पास बोलने के लिए। इतना कहकर जैसे ही कसक बेड से उठने को हुई तब अभय को ध्यान आया कि वह क्या करने जा रहा था। कसक अभी अपने कदम बेड के नीचे रखती उससे पहले ही अभय ने उसकी बाह को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। कसक सीधी जाकर अभय के सीने पर गिरी और उसका चेहरा भी अभय के गर्दन से जा लगा। अभय का सीना और कसक का सीना एक दूसरे से टकरा रहा था। अभय ने कसक की चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसे कस के अपनी बाहों में भरते हुए उसकी कान में सरगोशी से अपने गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहा, तुम इस हालत कमरे से बाहर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा हब्बी हूं ना, तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए और मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ देना चाहिए, ना कि तुम्हें जाकर पापा को ये सब बताना चाहिए, समझी? कसक अभय से दूर होना चाहती थी। उससे कहना चाहती थी कि आप गंदे हब्बी हो, लेकिन जब वह अभय से दूर नहीं हो पाई तो उसने कस के अभय के कान में काटते हुए कहा, मैं क्यों आपका साथ दूं, आप गंदे हब्बी हो। अभय की कानों पर कसक के काटते ही अभय तिलमिला उठा, लेकिन उसने कसक को छोड़ा नहीं, बल्कि बेड पर पलटते हुए उसने कसक को अपने नीचे कर लिया और उसकी बाहों को कस के पकड़े हुए था और कसक अब उसके नीचे पूरी तरह से दबी हुई उसकी आंखों में देख रही थी। कसक ने अपने हाथ से अभय की कंधे पर मारते हुए कहा, हब्बी मुझे छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। कसक की मुझे नींद आ रही है कहने पर अभय उसके नाक पर अपनी जीभ से लिक करते हुए बोला, हाँ तो ऐसी ही सो जाओ ना, मुझे अच्छा लग रहा है। कसक कुछ देर तक अभय को घूरते हुए बोली, मैं आपका बेड नहीं हूँ जो आप मेरे ऊपर सो जाओ, उतरो मेरे ऊपर से, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ना अभी तो आपने जो दांत मुझे काटा है
मैं वह जाकर पापा को बोल दूंगी। अभय कसक की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी सी वाइफ, उसकी लिटिल गर्ल, उसे धमकी देने से बाज नहीं आ रही थी। पहले तो उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी और अभी पापा को बोलने की धमकी दे रही है। तभी अभय ने कहा, अच्छा तुम पापा को बोल दोगी तो ठीक है, मैं भी तुम्हें बड़ा वाला इंजेक्शन। अभय के मुंह से अभी इतना निकल ही था कि कसक उसे घूर कर देखने लगी। कसक की बड़ी बड़ी आंखों से खुद को घूरना अभय से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपना चेहरा नीचे करते हुए खुद से कहा, अरे यार, ये तो अब बड़े वाले इंजेक्शन के नाम से डरती भी नहीं है। क्या करूं अब इसे फुसलाने के लिए। फिर अभय को एकदम से कुछ याद आया और उसने कसक से कहा, अगर तुम मेरे और अपने बीच की बात किसी को नहीं बताओगी, टॉप सीक्रेट रखोगी, तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। जैसे ही अभय ने आइसक्रीम का नाम लिया, कसक अपनी जबान होठों पर फेंटती हुई बोली, यम्मी आइसक्रीम, सच्ची हब्बी आइसक्रीम खिलाओगे। कसक मासूम बच्चे की तरह फिसल गई और उसने पूछा तो अभय ने उसकी नाक पर अपनी उंगलियों से टैप करते हुए कहा, हाँ खिलाऊंगा, रोज खिलाऊंगा, जब तुम बोलोगी तब खिलाऊंगा, लेकिन जो भी मेरे और तुम्हारे इस कमरे के अंदर हमारे बीच होगा, तुम वो बात किसी को नहीं बताओगी, ना तो अपने पापा को और ना ही तुम अपनी बेस्टू को कुछ बताओगे। कसक अभय की बाहों में सिमटी उससे बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी, अब मुझे सोने दो, निन्नी आ रही है। कसक की मासूमियत पर अभय को टूटकर प्यार आ रहा था। अभी अगर कसक नॉर्मल होती तो अभय उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता, उसे अपना बना लेता, लेकिन यहाँ वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मजबूर था। अभय ने कसक की कमर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, सो जाओ। उसने कसक की क्लीवेज के ऊपर अपनी जबान रगड़ते हुए कहा, सो जाओ ना वाइफी, अच्छा लग रहा है। कसक ने देखा अभय उस छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कसक अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अभय उसे लेकर पलट गया। अब अभय नीचे था और कसक उसके ऊपर, क्योंकि अभय जानता था कसक उसके भार को झेल नहीं पाएगी। अभय ने कहा, अब सो जाओ। कसक ने अभय से कुछ कहा नहीं और अपना सर अभय के सीने पर रख दिया और अपनी आंखों को बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अभय धीरे धीरे करके कसक की पीठ को सहला रहा था, जिससे कसक को भी अच्छा लग रहा था और वह जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। अभय कसक की पूरे पीठ को सहलाते हुए ये सोच रहा था कि अभी कसक ने सिर्फ एक पजामा पहना था और मिनी समीज, और अगर ऐसे में वह कमरे से बाहर चली जाती तो सब क्या कहते हैं। अभय का एक बार फिर से सबके सामने पोपट हो जाता, उसकी बीवी उसकी बेइज्जती करने से बाज नहीं आ रही थी। कसक की गर्म सांसें अभय को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। अभय ने अपना सर नीचे किया और कसक की माथे को चूमते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा फील कराएगा, जहां मैं कल तक ये सोचकर का काशवी के साथ रिश्ता निभाना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं और उसी से शादी करना है, लेकिन उसके मुझे छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। महज कोइंसिडेंस हुआ कि उसका मुझे छोड़ना, तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना और तुम्हारा इस तरह से मुझ पर अपना रंग भरना। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मैं क्यों इतनी जल्दी तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम मेरी हो, तुम्हें कोई और देखे या छुए यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता है कि यह सब अभी मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जब तक दो जिस्म का नहीं होता तब तक वह रिश्ता अधूरा होता है, और मैं हमारे रिश्ते को अधूरा नहीं रखना चाहता। इसे जल्दी ही पूरा करूंगा और तुम्हें अपनी बाहों में भर कर रखूंगा। हमेशा तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभेगा, एक खरोच तक नहीं आएगा। ये वादा है तुमसे, तुम्हारे अभय का, तुम्हारे हब्बी का। लेकिन यार, तुम मेरी बेइज्जती कर देती हो सबके सामने। ये सब कहते हुए अभय के चेहरे पर कसक को देखते हुए बड़ी सी स्माइल थी। अभय कसक की बालों की लेटों को जो उसके चेहरे पर आ गए थे, उन्हें अपनी एक उंगली से आहिस्ते से उसके कान के पीछे किया और कसक का मासूम चेहरा देखने लगा। लेकिन जैसे ही अभय के ख्यालों में कसक की पीठ का नजारा घुमा, उसके चेहरे पर जो अभी खुशी थी वह गायब हो गई और उसने अपनी उंगलियों को कसक की पीठ पर चलाते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हारी पीठ पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों की जिंदगी पर जख्म दूंगा, उन्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि वह लोग भूल कर भी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे पता है जिस दिन तुम वहां जाओगी उस दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें फिर से एक मौका मिल गया है तुम्हें सताने का। लेकिन अब तुम्हारे साथ अभय रानावत का नाम जुड़ा है, और अगर रानावत से जुड़े हुए इंसान के साथ कोई कुछ करने के बारे में सोचने से भी पहले काम जाता है, और तुम तो अभय रानावत की वाइफ हो, अभय रानावत की लिटिल गर्ल, तुम्हारे साथ कुछ करना तो छोड़ो, सोचना भी उन लोगों को जहन्नम नसीब कराएगा। अभय रानावत। अभय ने फोन उठाया जो उसकी साइड टेबल पर रखा था और उसने एक नंबर डायल किया। जब कॉल रिसीव हुआ तो उधर से कहा गया, क्या बात है मेजर, इतनी रात को कॉल कर रहे हो, क्या आपकी वाइफ ने आपको छोड़ दिया? मुझे तो लगा अभी आप 2-3 दिन तक एंजॉय करोगे पूरे रात भर अपनी वाइफ के साथ।
इतना कहते हुए फोन के दूसरे तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। तभी अभय ने उससे कहा, तुझे तेरे पैर तोड़वाने हैं क्या? तब सामने से आवाज आई, फिलहाल तो आप व्हीलचेयर पर बैठे हो। इतना कहते हुए वो शख्स फिर से हंसने लगा। तो अभय ने कहा, नहीं, अगर तुझे चाहिए तो बोल, मैं अपना व्हीलचेयर तुझे तेरे घर पार्सल करवा देता हूँ। तब दूसरी तरफ के इंसान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी आराम फरमाने की जरूरत नहीं है, चल अब काम की बात पर, अब बोल क्या कहना है। अब अभय के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने कहा, तुझे किसी को ऐसे ठिकाने लगाना है कि वह दुनिया की नजरों में भी रहे और जिंदगी से मौत के बीच का सफर तय करे। जैसे ही अभय के मुंह से यह निकला, उस इंसान ने कहा, अब किसने अपनी मौत खुद अपने हाथों मांग ली है तुमसे? अभय ने कसक के चेहरे की तरफ देखा और उसकी नाक को चूमते हुए बोला, बस इतना समझ, किसी ने मेरी जान पर हाथ डालने की कोशिश की है। दूसरे शख्स ने कहा, नाम बता जिसने ऐसा करने की हिमाकत की है। अभय ने कहा, काशवी चौधरी और आरती चौधरी। दूसरा शख्स सोच में पड़ गया और उसने कहा, पर काशवी चौधरी से तो तेरी शादी होने वाली थी ना? अभय ने कसक के पीठ पर बने जख्म के निशान को देखते हुए कहा, नहीं, मेरी बीवी मेरी बाहों में है और तुझे इन दोनों को ठिकाने लगाना है। लेकिन कल के बाद, क्योंकि कल मेरा रिसेप्शन है और तू आ रहा है, तो तू भी अपनी भाभी से मिल लेना। तो दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, ठीक है, कल तक उन दोनों का काम भी तमाम करने के बारे में सोच लेता हूँ कि क्या करना है। अभय ने कहा, जो करना है सोच समझ कर अच्छे से करना है, क्योंकि उन दोनों को सबके सामने जिंदा भी रखना है और इतना तड़पाना है कि दोनों जिंदगी को छोड़कर मौत की भीख मांगे। दूसरी तरफ के शख्स ने कहा, दैट्स माय अभय रानावत, जिसे चाहता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है और जिसे मिटाना चाहता है उसे जिंदगी में रखकर मौत की झलक देता है। उसके इतना कहते ही अभय ने फोन कट कर दिया और इस बार उसने कसक को और भी टाइट से अपनी बाहों में भरा और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, जिन लोगों ने तुम्हारे जिस्म पर जख्म दिए हैं ना, मैं उन लोगों के रूम को जख्मी कर दूंगा और तुम्हारे जिस्म से यह निशान मिटाने के लिए अपने होठों से मेरी मोहब्बत का एहसास कराऊंगा। पता नहीं कब वो रात आएगी जब तुम मेरी बाहों में सिमटोगी और मैं तुम्हारे आगोश में समाऊंगा। तुम्हारी यह छोटी छोटी हरकतें मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है बच्चा, आई डोंट नो वाई बट आई स्टिल लव यू। अभय को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वह कसक में पूरी तरह से समा जाए, उसे प्यार करे, उसकी आंखें सुने, उन आंखों में अपना नाम सुने, लेकिन उसके ये ख्याल सिर्फ ख्याल भर थे और कसक उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। अभय प्यार से कसक के चेहरे को निहारता हुए खुद भी नींद की आगोश में चला गया। लेकिन उसकी पकड़ कसक पर ढीली नहीं हुई, बल्कि उसकी पकड़ कसक पर वक्त के साथ और भी मजबूत होती जा रही थी। जैसे कि नींद में भी अभय बिल्कुल नहीं चाहता था कि कसक पर उसकी पकड़ ढीली हो, और वही नींद में होने के कारण कसक भी अभय के सीने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, जो अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। माना कि कसक की दिमागी हालत बच्चों जैसी थी, लेकिन उसका जिस्म तो एक लड़की का था और अभय की बॉडी के अटैच में आकर उसकी बॉडी भी हरकत कर रही थी, जो अभय को पूरी तरह से महसूस हो रहे थे। इसलिए भी अभय खुद को कंट्रोल करके सोने की कोशिश कर रहा था। सुबह का वक्त, सूरज की रोशनी जब खिड़की से छनकर अभय और कसक पर आ रही थी, तभी अभय की नींद खुली। अभय ने देखा अभी भी कसक उसके ऊपर चैन की नींद सो रही है। उसका चेहरा सूरज की पहली किरण में लाल रंगत में चमक रहा है। तो अभय ने प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, हर किसी को चांद की रोशनी में चांद पर टुकड़े पर अपनी महबूब के चेहरा नजर आता है, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मेरी महबूब सूरज की लालिमा के साथ मेरी बाहों में सोया है। ये वक्त का वह मंजर है जो मेरी जिंदगी में आज पहली बार आया है, लेकिन मैं इस मंजर को अपनी सारी जिंदगी देखना चाहता हूँ। अभय रानावत, जिसने कभी भी किसी लड़की की तरफ इस इंटेंस से नहीं देखा कि उसके साथ कुछ करना था, आज वह अपनी वाइफ को बेइंतहा प्यार करना चाहता था। लेकिन वक्त की नजाकत ये कहती है कि अभय को अभी तुमसे दूर रहना चाहिए। क्या ये सितम नहीं है मेरे दिल पर? तुम ऐसे क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? काश तुम्हारे साथ ऐसी कोई अनहोनी या तकलीफ ना जुड़ी होती और इस तरह तुम मेरी बाहों में होती, तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? बिल्कुल नहीं, तुम्हें बेइंतहा प्यार करता, इतना कि तुम पूरी तरह से मेरी प्यार में बह जाती, तुम्हारे रग रग में मेरे प्यार का रंग चढ़ा होता और मैं उस रंग को तुम पर और भी गहरा कर देता। कहते हैं इश्क लूट लेती है जिंदगी सबकी। मैं कहता हूँ मेरी महबूब में मेरी जिंदगी है। मेरा महबूब यूं सिमटा है मुझ पर कि उसकी सांसें भी मुझे दीवाना कर रही है। मेरी महबूब की सांसें मुझे अपनी सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही है। क्या इस सांसों को पीने की मुझे इजाजत मिलेगी कभी? अभय कसक को देखते हुए एक शायराना अंदाज में अपने दिल की बातें कह रहा था और कसक उससे बेखबर उसकी बाहों में सो रही थी।
अभय ने देखा कि धीरे धीरे करके कसक भी अपनी आंखें खोल रही है। अभय उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा। लेकिन जैसे ही कसक ने अपनी आंखें पूरी खोली, अभय ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी कसक ने अपने हाथ को ऊपर उठाया और अभय की खड़ी नाक पर अपनी उंगली से टैप करते हुए कहा, मेरा गुड्डू मेरा हब्बी। फिर कसक ऊपर उठकर अभय के नाक पर किस कर दी। कसक के मुंह से मेरा गुड्डू मेरा हब्बी सुनकर अभय को बहुत गुस्सा और जलन हुई, क्योंकि कसक किसी और को मेरा हब्बी कहने की हिम्मत कर रही थी। अभय कसक को शिद्दत नजर से घूरने लगा, क्योंकि उसे कसक का किसी और के लिए हब्बी कहना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अभय के इस तरह देखने से कसक की चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने जैसे ही अभय से कुछ कहना चाहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अभय उसे नहीं बल्कि कहीं और देख रहा है। तो उसने अभय की नजरों का पीछा किया और पाया कि अभय उसकी चेहरे को नहीं बल्कि समीर से, जो उसकी उभार बाहर की तरफ झांक रहे हैं, उन्हें देख रहा। कसक को ये देखकर एक शर्म सी महसूस हुई, जैसे अभय उसके अंदर घुस जाएगा। अभय के इस तरह से खुद के उभारों को देखने से रोकने के लिए कसक ने अपने होंठ से अभय के चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हब्बी आप गंदे हो, उधर देखो मुझे नहीं। अभय ने कसक के हाथ को अपने चेहरे से हटाया और उससे कहा, क्यों नहीं देखूं। तो कसक ने फिर अपना सिर नीचे कर देखा कि उसके उभार का पूरा हिस्सा ऊपर की ओर दिख रहा है, जिस पर अभी तक अभय ने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन कसक को ऐसा लग रहा था कि अभय उसके उभार को ही देख रहा है। कसक ने कहा, आप फिर से गंदी जगह देख रहे हो, आप बेड टच करोगे। कसक इतना कहने पर अभय नजर कसक के परफेक्ट साइज उभारों पर जा टिकी और उसने अपने होंठ उसके उभारों पर रखते हुए कहा, इन्हें देखना, इन्हें छूना और इन्हें चूमना मेरा हक है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहते हुए अभय कसक को लेकर पलट गया और उसके ऊपर आकर कसक के उभारों पर किस कर दिया। तो कसक ने जल्दी से अभय को अपने ऊपर से उठाते हुए कहा, गंदे हब्बी आप गंदी जगह छू रहे हो। अभय ने अब कसक के हाथ को पकड़ा और बेड पर दबाते हुए उसकी उभार पर किस करना जारी रखा। कुछ ही पल अभय के ऐसा करने से कसक की मुंह से सिसकियां निकलने लगी और उसने अभय को खुद से दूर करने की कोशिश भी छोड़ दी। अब अभय ने कसक के दोनों हाथों को छोड़कर उसे किस कर रहा था। उसके उभार को किस करते हुए वह उसकी गर्दन तक आ गया और उन्हें चूमने लगा। अभय कसक की मखमली जिस्म के आगे अपना आप खो रहा था। अभय पूरी तरह से कसक में पिघल रहा था और कसक भी अभय के बाहों में कुछ किए बिना बस बेड पर लेटी हुई थी। अभय अभी और आगे बढ़ता कि तभी उनके दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज आने लगी। इतनी सुबह कौन हो सकता है, ये सोचकर अभय जल्दी से कसक के ऊपर से साइड हटा और बेड के किनारे पर रखे उसके फ्रॉक को कसक को देते हुए बोला, जल्दी से इसे पहनो और बाथरूम में जाओ। लेकिन अभी कसक मदहोशी से भरी आंखों से अभय को देख रही थी, जिससे अभय का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कसक को छोड़कर जाने का, लेकिन हो सकता था कि कोई इमरजेंसी हो इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। अभय ने फिर से उसके चेहरे को थाम कर कहा, मैंने कहा ये कपड़े पहनो और बाथरूम में जाकर ब्रश करो, भूख लगी होगी ना। कसक ने हाँ कहा और वह बेड से उठी और अपने फ्रॉक को लेकर बाथरूम में चली गई। अभय जल्दी से व्हीलचेयर पर बैठा और उसने जाकर दरवाजे का डोर खोला तो उसने देखा सामने सुनैना की खड़ी है और सुनैना जी थोड़ी घबराई हुई सी नजर आ रही थी। उन्हें इस तरह घबराए हुए देखकर अभय ने उनसे कहा, मॉम क्या हुआ है, आप इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही है। अभय को देखकर सुनैना जी ने कहा, अभय सॉरी बेटा, तुम्हें इस वक्त परेशान कर रही हूँ। फिर उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो कसक बेड पर नहीं थी। उन्होंने पूछा, कसक कहाँ है। अभय ने कहा, मॉम उसे भूख लगी थी तो वो बाथरूम में फ्रेश होने गई है। सुनैना जी ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कसक को अभी संभालना होगा। तुम्हारी बुआ दादी आ गई है और तुम्हें पता है वह कितनी खतरनाक है, मतलब कसक के लिए हो सकती हैं। बुआ दादी का नाम सुनकर अभय ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, सीट मॉम, में बुआ दादी को भूल ही गया था। अगर कसक की बिहेवियर को लेकर उन्हें कुछ भी डाउट हुआ, फिर अभय ने कहा, वो तो लाजमी है, उन्हें डाउट होना ही है, क्योंकि कोई भी कसक से थोड़ी देर बात करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि कसक नॉर्मल नहीं है। मॉम दादी से क्या कहेंगे। सुनैना जी ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें कसक को संभालना होगा। मैंने आयुष से भी कह दिया है कि वह कसक पर ध्यान रखे, कुछ भी उल्टी सीधी बातें कसक के मुंह से इस दौरान न निकले, नहीं तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। अब अभय को टेंशन होने लगी और उसने कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन प्लीज आप बुआ दादी को ज्यादा से ज्यादा कसक से दूर रखने की कोशिश करना। सुनैना जी ने कहा, मैं तो खुद नहीं चाहती कि बुआ दादी कसक के पास भी आए, लेकिन तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे दादा की बड़ी बहन है और हम उन्हें किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, क्योंकि इस घर में और हम सब पर जितना हक हम सबका है, उतना ही तुम्हारी बुआ दादी का है।
क्योंकि उन्होंने अकेले तुम्हारे दादू को पाला है, इसलिए उनका हक तुम्हारे दादू पर एक माँ की तरह है। हम उन्हें रोक नहीं सकते। तभी उन्हें किसी औरत की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, सुनैना बहू, और सुनैना बहू जरा चाय नाश्ता भी पूछ लो, हमसे कहाँ चली गई हो। उनकी आवाज सुनकर सुनैना जी ने अभय से कहा, अभय तुम कसक को संभाल लेना प्लीज, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो हड़बड़ी में वहां से चली गई और अभय ये सोच रहा था कि कसक को बुआ दादी के सामने तो आना ही होगा, क्योंकि कसक अभय की बीवी है और अभय बुआ दादी का लाडला पोता है। वैसे तो बुआ दादी के लिए आयुष और अभय दोनों ही एक जैसे थे, लेकिन अभय राणावत खानदान का बड़ा पोता और वारिस था, इसलिए बुआ दादी उससे ज्यादा प्यार करती थी। सुनैना जी के वहां से जाते ही अभय ने जल्दी से व्हीलचेयर का हैंडल मोड़ा और कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और जल्दी से खड़े होते हुए वह बाथरूम के दरवाजे के पास आया और डोर को पीटते हुए बोला, कसक बच्चा जल्दी दरवाजा खोलो। तभी कसक ने अंदर से जिद करते हुए कहा, नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगी, आप गंदा टच करते हो, आप बेड टच करते हो। तभी अभय ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, बच्चा मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चलो जल्दी से दरवाजा खोल दो। अभय के इतना कहते ही खाट से बाथरूम के दरवाजा खुलने की आवाज आई। अभय दरवाजा खुलते ही तुरंत बाथरूम के अंदर घुस गया, लेकिन अपने सामने खड़ी कसक को देखकर उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि इस वक्त कसक पूरी तरह से बेलीबाज थी। ये अभय की खुद को कंट्रोल करने की इम्तिहान थी, कि वह कसक को यूं देखकर खुद को बर्दाश्त करता है या फिर वह कसक को यूं बेलीबाज देखकर खुद के कंट्रोल को खो देता है। क्या हो गया जब अभय की बुआ दादी को कसक की सच्चाई पता चलेगी। अपने सामने खड़ी कसक को यूं बेलीबाज देखकर अभय के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो अपनी लिटिल गर्ल की खूबसूरती देख रहा था, जिसमें कई ऐसे दाग थे जो उसकी खूबसूरती को कम करने की जगह और बढ़ा रहे थे। अभय की सांस रफ्तार पकड़ चुकी थी और अब उसको खुद को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन लग रहा था। अभय झट से पीछे पलट गया और उसने जल्दी से कहा, बच्चा तुमने कपड़े क्यों उतारे। कसक ने बाथरूम में रखे बड़े से बाथटब को देखते हुए कहा, मैं उसमें गिर गई थी, कपड़े पूरे गीले हो गए तो मैंने उतार दिए, मेरे पास और कपड़े भी नहीं हैं। इतना कहते हुए कसक अभय के पास आए और उसे पीछे से हग कर लिया। अभय को ऐसा लगा जैसे किसी ने तपती धूप में रेत पर चलते नंगे पांव पर बर्फ की सिल्ली रख दी हो। अपने पीठ पर कसक के सॉफ्ट मुलायम उभार उसे महसूस हो रहे थे, और कसक ने ऐसे ही अपने हाथ आगे कर उसकी कमर को चारों तरफ से लपेट लिया था। इससे अभय के बदन में गर्मी बढ़ने लगी। अभय पीछे पलटा और उसने कसक के बेलीबाज बदन को ना देखने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा, बच्चा तुम जल्दी से नहा लो और बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देता हूँ। कल सोनिया दीदी ने तुम्हारे लिए सारे कपड़े अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। इतना कहकर अभय बाथरूम से बाहर निकलने लगा। तभी कसक ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, हब्बी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे नहला दो ना। अभय अब क्या करें। उसने कसक को वापस पलटकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें, अभी तो ठीक थी तुम। तभी कसक ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहला दो ना। ये तो अभय के दिल पर आग लगने जैसा था। कसक ने अभय के हाथ को ऊपर किया, उसके हाथ को पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए कहा, यहाँ दुख रहा है। कसक अब अभय की बर्दाश्त की हदें पार कर रही थी, उसे इस तरह बीच मझधार में खड़ा करके। लेकिन जब कसक ने अभय से ये कहा कि उसे दुख रहा है, तो अभय ने उससे पूछा, क्यों दुख रहा है, क्या हुआ है, तुमने तो कुछ गलत चीज भी नहीं खाई थी। अब कसक के लिए अभय परेशान हो गया और एक गार्डियन की तरह उसकी केयर करने के लिए उससे पूछने लगा। तभी कसक फिर से सीधे सीधे अभय के गले लगते हुए बोली, मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे पेट में दुख रहा है, आप नहला दो मुझे। तब अभय ने कसक के पेट पर अपने हाथ चलाते हुए उसे आराम देने की कोशिश करते हुए कहा, और जब घर पर तुम्हें अच्छा नहीं लगता था तब कौन नहलाता था। अभय ने ये सवाल कसक से इसलिए किया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं कसक अपनी नादानी में किसी और के सामने ऐसे बेलिबास तो नहीं चली गई। तभी कसक ने कहा, जब मेरी तबीयत खराब होती थी तो मारिया आंटी मुझे नहला देती थी, पापा उन्हें ही मेरे पास छोड़ जाते थे, तब मारिया आंटी मेरा ख्याल रखती थी, अब वो है नहीं। अभय ने एक चैन की सांस छोड़ी और उसने कहा, चलो मैं नहला देता हूँ। अभय खुद को बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा था। उसने शॉवर के नीचे कसक को खड़ा करके शॉवर का टैप ऑन किया और धीरे धीरे कसक के बालों को अपनी उंगलियों से छूने लगा। वैसे तो अभय जिस पोस्ट पर था उस पोस्ट की वजह से बहुत सारी लड़कियों ने अभय को सिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन अभय ने कभी किसी लड़की को हाथ नहीं लगाया था। उसका मानना था कि वो किसी एक की जिंदगी में पूरी तरह से बस जाना चाहता है,
और किसी एक को अपनी जिंदगी में बसाना चाहता है, और उसके लिए हमेशा से काशवी रही थी। लेकिन फिर भी उसने काशवी को कभी हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि जिस वक्त ये प्यार की लहर की दिल में उमंग उठी थी, उस वक्त अभय अपने करियर को बनाने पर लगा था, ताकि वो अपनी वाइफ को पूरी खुशियां दे सके, उसे ऐशो आराम की जिंदगी दे सके। लेकिन अब जब वो उस मुकाम पर पहुंच गया था, तब काशवी ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन वही उसका हाथ थामा मासूम सी कसक ने, तो उसने खुद पर हमेशा कंट्रोल रखा था कि वो किसी भी लकड़ी की बहकाने से ना बहके। लेकिन आज उसे अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी लिटिल वाइफ उस पर यूं अपने हुस्न का सितम ढा रही थी। अभय ने धीरे धीरे शॉवर के गिरते हुए पानी को कसक के बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए भरने लगा, और अभय जितना हो सके वो कसक को ना देखने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसे कुछ भी महसूस ना हो, और उसे अभी कसक के साथ कुछ भी करने की जो उसके दिल में उमंग उठ रही थी, वो दबा सके। क्योंकि अभी कसक एक तो बच्ची थी, और ऊपर से वो अभी ये भी कह रही थी कि उसकी फीलिंग्स उसे अच्छी नहीं लग रही हैं। अभय ने कसक के बालों से उंगली हटाई और उसने शॉवर का टैप बंद किया, फिर मुंह उठाकर उसमें शावर जेल लिया और धीरे धीरे करके कसक की बॉडी पर लगाने लगा। वो पूरा ध्यान रख रहा था कि कसक की बॉडी पर जो घाव के निशान हैं, उससे कसक को कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर के बाद जब अभय को तसल्ली हो गई कि अब कसक की बॉडी साफ हो गई है, तो उसने शावर ऑन किया, और थोड़ी देर बाद जब शावर जेल की सारी फेन कसक की बॉडी से साफ हो गई, तो अभय ने शावर बंद किया और एक टॉवल से कसक की बॉडी को पोंछने लगा। फिर टॉवल में कसक को लपेटकर उसे गोद में उठाकर लेकर बाहर आया। इस दौरान अभय अपनी आखिरी बिंदु पर था, लेकिन उसने फिर भी खुद पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। अभय ने कसक को बेड पर बैठाया और उसने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं शावर लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन कसक ने उसके हाथ को पकड़कर उससे कहा, हब्बी जल्दी आना। तभी अभय ने उससे कहा, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन तुम कमरे से बाहर बिल्कुल मत जाना। अभय शावर लेने के लिए चला गया। करीब 10 मिनट के बाद वो शावर लेकर बाहर आया। उसने कबर्ड से जाकर अपने कपड़े निकाले और उसने अपने कपड़े चेंज किए, और वहीं कबर्ड की दूसरे साइड में कसक के कपड़े जो रखे थे, उसमें से अभय ने एक फ्रॉक सूट का जोड़ी निकाला, जो उसके कपड़ों से मैचिंग की थी, और उसने कसक को खड़ा किया और उसे कपड़े पहनाकर तैयार किया। उसने उसके बालों को ड्रायर से सुखाया और उसके माथे में छोटी सी बिंदी लगाई, और फिर उसके माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। अभी कसक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। अभय ने कसक को कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि उसे वैसे ही मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं था। जब अभय को लगा कि अब कसक बिल्कुल तैयार है, तो अभय जाकर व्हीलचेयर पर बैठा और कसक का हाथ पकड़ते हुए उसने बोला, अब चलो नीचे, तुम्हें भूख लगी है ना? कसक भी हाँ में सर हिलाकर अभय के हाथ को पकड़े हुए कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाने लगी। वहीं नीचे जब सुनैना जी भागते हुए नीचे आई, तो उन्होंने देखा कि उनकी बुआ दादी, जो कि राघवेंद्र जी और राजीव जी के पास बैठी हैं। उन्होंने राघवेंद्र जी से कहा, राघव, ये सुनैना बहू कामचोर तो नहीं हो गई है? उसने हमसे चाय तक नहीं पूछा और चली गई अपनी नई नवेली बहू को बुलाने के लिए। तभी राघवेंद्र जी, जो अपनी बड़ी बहन को अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें चाय कॉफी नाश्ता में जरा भी लेट होना पसंद नहीं है, उन्होंने सुनैना जी को सपोर्ट करते हुए कहा, नहीं माँ, आप ही ने उससे कहा कि बहू को जाकर बता दो, इसलिए सुनैना बहू के पास चली गई। नहीं तो आपको तो पता है कि वो आपकी कितनी इज्जत करती हैं। तभी सुनैना जी जाकर बुआ दादी से बोली, सॉरी बुआ दादी, मैं बहू को बुलाने चली गई थी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और वो किचन की तरफ जाने लगी। तभी बुआ दादी ने उनसे कहा, रहने दे सुनैना, अब मैं अभय की बहू के हाथों की ही चाय पीऊंगी, वही बनाकर पिलाएगी मुझे। दादी जी के इतना कहते ही राघवेंद्र जी, सुनैना जी और राजीव जी, उनकी नजरें बुआ दादी के ऊपर चली गईं और तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखकर अफसोस में सर हिलाया कि बुआ दादी जिसके हाथों की चाय पीना चाहती हैं, जब उनको उसके बारे में पता चलेगा तब वो क्या करेगी। सुनैना जी ने इस बात को कवर करने के लिए कहा, माँ अभी वो सोकर उठी है, उसे नहाकर आने में नीचे वक्त लगेगा, मैं बनाकर पिला देती हूँ ना आपको। वैसे भी आपको मेरे हाथ की अदरक की चाय बहुत अच्छी लगती है ना, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। लेकिन बुआ दादी ने साफ तौर पर सुनैना जी को मना करते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं आज की चाय बहू के हाथ से ही पीऊंगी, तुम जाकर नाश्ते की तैयारी कर लो, और वैसे भी आज रिसेप्शन है तो बाकी के मेहमान भी अभी आते ही होंगे, तो तुम नाश्ता कुछ ज्यादा बनाना और सबके कमरे तैयार करवा दो। सुनैना जी आगे उनसे कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि बुआ दादी को बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है।
तभी वहां आयुष भागते हुए आया और बुआ दादी को साइड हग करते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कितना इंतजार करवाया मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे। जरा भी आपको अपने बॉयफ्रेंड की फिक्र नहीं है ना गर्लफ्रेंड, कितना सताती हो आप मुझे। इतना कहते ही उसने बुआ दादी के गाल पर किस कर लिया। बुआ दादी ने आयुष के कान को पकड़ते हुए कहा, बड़ा आया मुझे गर्लफ्रेंड बोलने वाला, और मुझसे शिकायत कर रहा है कि मैंने आने में वक्त लगाया। मैं तुझे बताती हूँ तुझे, तू मुझसे मिलने कब से नहीं आया है। आ गर्लफ्रेंड लग रही है, छोड़ दो नहीं तो मेरा कान उखड़ कर आपके हाथ में आ जाएगा। आयुष अभी अपने कान बुआ दादी से छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कसक जो अभय के हाथ को पकड़े सीढ़ियों से पास खड़ी थी, उसने जैसे ही देखा कि एक औरत उसके बेस्टू के कान पकड़कर मरोड़ रही है, वो तुरंत सीढ़ियों से तेज कदमों से उतरते हुए बोली, छोड़ो मेरे बेस्टू का कान छोड़ो। इतना कहते हुए कसक भागकर उनके पास आए और उसने झटके से बुआ दादी को पीछे धक्का देते हुए आयुष को छुड़ाया। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। आयुष, राजीव जी, राघवेंद्र जी सभी बुआ दादी को गिरने से बचाने के लिए उनकी तरफ भागे और कसक डर से वहीं खड़ी रह गई। दादी को फर्श पर गिरती हुई देखकर अभय और बाकी सबकी सांस रुक गई, क्योंकि जहां सुनैना जी और अभय कसक और दादी को एक दूसरे से मिलने भी नहीं देना चाहते थे, वहीं अभी कसक ने बुआ दादी को धक्का दे दिया और बुआ दादी जमीन पर गिरने लगी। कसक ये मंजर देखकर बिल्कुल डर कर पीछे हट चुकी थी, और अभय वो अपना सर पकड़ रहा था कि अब बुआ दादी कसक के साथ क्या करेगी, और विजय जी कसक को देख रहे थे कि वो कितनी बुरी तरह से डर रही है। कसक की आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। अब सबको कसक के लिए डर लग रहा था, क्योंकि अभय के सारे फ्रेंड्स भी अब हॉल में आ गए थे, और सभी बुआ दादी को पहले से जानते थे, और उन सबको पता था कि बुआ दादी का गुस्सा कितना खतरनाक है। चाहे दादी के सामने उनका कोई अपना हो या पराया, दादी ये नहीं देखती थी। गलत को गलत और सही को सही करने की ताकत रखती थी बुआ दादी, और इसी तरह ही उन्होंने राघवेंद्र जी को पाल पोस कर बड़ा किया था। राघवेंद्र जी का पूरा परिवार फौज से रिलेटेड था, उनके पापा भी आर्मी ऑफिसर थे और उनके दादा भी, इसलिए उनके घर में सख्त डिसिप्लिन हुआ करता था, और इसीलिए जब जब उनके माता पिता की डेथ हुई तो बुआ दादी के ऊपर राघवेंद्र जी की जिम्मेदारी आई, तो उन्होंने खुद को सख्त बना लिया, ताकि वो राघवेंद्र जी को पूरी तरह से शिक्षित करके उसे अच्छे डिसिप्लिन में पाल सकें। बुआ दादी नीचे जमीन में गिरती उससे पहले ही राघवेंद्र जी और राजीव जी ने दादी को पकड़कर गिरने से बचा लिया था, और इस वक्त विजय जी और बाकी सभी के दिल उनके मुंह को आ गए थे। बुआ दादी गुस्से से तिलमिलाते हुए खड़ी हुई और कसक को घूरते हुए बोली, ये लड़की कौन है इतनी बदतमीज, इसने हमें हमें धक्का देने की कोशिश की है, कौशल रानावत को। वो गुस्से से तमतमाती हुई कसक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बुआ दादी की इतनी जोर से निकली चीख को सुनकर ही कसक डर कर 2 कदम पीछे हट चुकी थी। बुआ दादी कसक के पास पहुंचती उससे पहले ही आयुष उनके और कसक के बीच में आते हुए बोला, दादी दादी उससे गलती हो गई, दादी प्लीज उसे माफ कर दो, वो आपको धक्का देना नहीं चाहती थी, बस गलती से आपको लग गई उसके हाथ से। आयुष ने इतना कहा पर दादी ने घूरकर उसे देखते हुए कहा, आयु हट सामने से। आयुष नहीं चाहता था कि दादी कसक को कुछ बोले, क्योंकि आयुष ने देख लिया था कि कसक बुआ दादी से पूरी तरह से डर चुकी है। तभी आयुष ने फिर से बुआ दादी से कहा, दादी वो डर रही है आपसे, रहने दो ना। तभी दादी ने आयुष के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने और कसक के बीच से हटाते हुए बोली, एक बार में कही गई बात तुझे सुनाई नहीं देती है। आयु तू कब से इतना बिगड़ल बन गया, और ये लड़की, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। बुआ दादी ने देखा कि उनके सामने खड़ी कसक घबराई हुई सी रो रही है, उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। दादी पूरी बौखलाए हुई कसक को देख रही थी, क्योंकि कसक ने उन्हें धक्का दिया था, और अगर वो जमीन पर गिरती तो उन्हें चोट लग सकती थी। लेकिन उन्हें वक्त रहते राघवेंद्र जी और राजीव जी ने गिरने से पहले ही संभाल लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कसक को माफ कर दे। उन्होंने कसक को घूरते हुए राघवेंद्र जी से पूछा, राघव ये लड़की कौन है, और ये हमारे घर पर क्या कर रही है। बुआ दादी के कसक के बारे में ये पूछने से कि वो लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है, राघवेंद्र जी उनसे झूठ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि बुआ दादी उनके लिए सिर्फ बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि उनकी माँ थी। राघवेंद्र जी ने कहा, माँ ये अभय की पत्नी है। जैसे ही राघवेंद्र जी के मुंह से निकला कि सामने खड़ी लड़की उनके लाडले पोते अभय की पत्नी है, अभय ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और वहीं बुआ दादी की नजरें ऊपर सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर पर बैठे हुए अभय के ऊपर चली गईं। बुआ दादी ने ऑर्डर भरे लहजे में निखिल और अमन से कहा, अभय को लेकर नीचे आओ।
अमन और निखिल दोनों ही तुरंत भागकर सीढ़ियों पर गए और उन्होंने अभय को नीचे आने में उसकी हेल्प की। अब बुआ दादी सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ गईं और उनके सामने अभय व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके बगल में आयुष खड़ा था। राजवीर जी और सुनैना जी वहीं खड़े थे। राघवेंद्र जी बुआ जी के पीछे सर झुकाए खड़े थे। अभी ऐसा लग रहा था जैसे कि एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्य की किसी बात को लेकर उन पर नाराजगी जाता रहा है और वही कसक दरी सहमी सी विजय जी के सीने से लगी हुई आंसू बहा रही थी। बुआ दादी ने एक नजर कसक को देखा और राघवेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन अभय की शादी तो दूसरी लड़की से होने वाली थी। फिर उस लड़की की जगह ये लड़की अभय की पत्नी बनकर यहाँ कैसे आ गई? तुम लोगों ने अब मुझसे बातें छुपाना भी शुरू कर दिया है। ये कहते हुए बुआ दादी ने उन सब के ऊपर बारी बारी से अपनी नजर घुमाई और फिर राघवेंद्र जी के ऊपर आकर रोकी। उन्होंने राघवेंद्र जी से कहा, राघव, हमने तुम्हें बड़ी बहन की तरह नहीं एक माँ की तरह पाला है और इसलिए हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें सच बताओगे। तो अब बताओ, उस लड़की की जगह अभय की शादी इस लड़की से कैसे हुई? तभी राघवेंद्र जी ने बोलना शुरू किया, माँ, जब अभय के कार एक्सीडेंट में उसने अपनी चलने की क्षमता खो दी तो शादी के 2 दिन पहले उस लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। ये कहकर कि क्या पता अभय सारी जिंदगी व्हीलचेयर का सहारा ले, वो सारी जिंदगी चल ना पाए, इसलिए वो लड़की ऐसे अपाहिज शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। जैसे ही बुआ दादी ने अभय के लिए अपाहिज शब्द सुने, उन्होंने अपनी आंखें मींच ली और उनके हाथों की मुट्ठी कस गई, जैसे कि उनके दिल में किसी ने उनके लाडले पोते के लिए दादी के मुंह से डिवोर्स शब्द में एक खंजर चुभ गया। अभय ने तुरंत कहा, ऐसा लगा कि अब अगर वो ऐसा कुछ सामने होती मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मारकर उसका चेहरा लाल कर दादी को क्या बताता कि कसक की तरफ ने उसका दिल चुरा लिया है। राघवेंद्र जी से कहा, बुआ दादी ने अभय को कहां से पकड़कर लाए मेरे पोते के गले में डालने के साथ तुम्हें सारी जिंदगी रहना है। राघवेंद्र जी ने विजय जी की तरफ देखते हुए हमारी आने वाली उसी लड़की के पिता की तरह जिसने अभय से शादी करने से मना किया था, डिवोर्स करा कर रहेंगे। तभी हमने और इन्होंने ये फैसला किया कि हमारे घर की इज्जत जाने से ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनकी छोटी बेटी कसक और ना समझ होने के बाद भी उसने मेरा ख्याल रखा है, की शादी करवा दे। जहां मेरे अपाहिज होने पर समझदार लड़की ने मेरा हाथ कर अपनी जगह से उठी और वही कसक के सामने ना समझ होने के बाद कसक मेरा हाथ हमारे बुआ दादी शादी करने के लिए हाथ तैयार होना चाहता, जबकि हमारा पोता अपाहिज है। दादी मुस्कुराए से लिए बालों पर हमारे पोते से शादी करने के लिए। मुझे पता है बुआ दादी ने अभी खुद से कुछ ज्यादा सामने अभय को अपाहिज इसलिए कहा था तेरे बाप और दादा ने जो किया है, मैं उसकी सजा तुझे शादी करने के लिए कितने पैसे लिए, बस ये रिसेप्शन की बातें कसक ताकि ये शादी वाला कार का लफड़ा जो सब तरफ में समझने के काबिल थी भी नहीं थी। वो पार लगे और उसके बाद मैं तेरा की नजरें कसक का डिवोर्स कर नीचे तक फिर रही थी। फिर उन्होंने अपने सर को हिलाते हुए कहा, फिर बुआ दादी शादी में आई कोई अच्छी सी लड़की देखकर मैं उसके माँ बाप हमें किसी ने पैसे नहीं दिए कि कुछ तो पापा ने कहा था कि जाएगा तो मैं अपने अभय की शादी उस लड़की से करा उनके हाथ को पकड़ कर रहना है। पापा ने कहा मन में हमने मान लिया सब और शादी करने की तुरंत बाद हम ख्यालों से सभी अनजान थे और अभय तो बस अपनी लिटिल गर्ल को देखना चाहता था। कहा था दादी उसे देखकर के अंदर तो समझ गई थी कि कसक नॉर्मल नहीं है। तो सुनैना जी ने उसे अपने गले से लगा समझदार और बेटा बस जो काफी अनुभवी भी दिन में दादी अपने घर चली जाएगी। दादी ने कहा कोई परेशानी तुम पर गुस्सा तो इतना आ रहा है कि हम तुम्हारा थोड़ा दूर ही रहना लाल करके पास जाने की कोई हमारे लाडले पोते और अगर वो तुम्हें अपने पास बुलाए तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो तुम उनसे हाँ कह लेना और अगर तुमने चली आना किया तो फिर हमसे बुरा बता नहीं होगा, हो पाएगा तो मैं खुद कर दूंगी। इतना कहकर बुआ दादी मुड़कर जाकर सोफे पर बैठ करते हुए कहा, उन्होंने अपने एक पैर पर दूसरा पर रखा और कसक को मुझे डांटा, बोली मैं जाकर हमारे लिए चाय बनाओ। मुझे डांटा। कसक उनके इतना कहने से सुनैना जी ने उसकी आंखों से आंसू की तरफ चली कहा, हाँ तुम अपने सुनैना जी इस बात से परेशान हो रही थी कि कसक क्या करेगी, जल्दी से अपने ये आंसू साफ करो बनाना आता है, पास खड़ी रहो। सुनैना जी ने बुआ दादी से बाहर मत जाना जी। कसक ने आते बोलने पर हमें सामान कहाँ रखा है ये नहीं पता, हम उसे बताकर आते हैं। नाश्ता बनाने लगी। सुनैना जी अपनी जगह से सुनैना जी को देख रही थी। पहले ही बुआ दादी ने अपना हाथ दिखाकर सुनैना जी ने एक सर्वेंट को बाहर भेजा और कोई जरूरत नहीं वो सबको डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए वो बहू को बता देंगे बाहर आया और सामान कहाँ रखा है। तुम यही खड़ी अपनी चेयर पर बैठ राजीव जी वही हीरो फैमिली की चेयर पर और आयुष दादी भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर में सुनैना जी सारा नाश्ता बाहर लेकर आने वाली है के साथ और तभी सुनैना जी की नजरें रसोई जैसे ही सुनैना जी ने दादी और अभय की प्लेट में नाश्ता डालना चाहा तो दादी ने उन्हें रोकते हुए भगवान रुक जाओ बहू, सारे नौकर तो बाहर खड़े हैं, बहू को बुलाकर लाओ, कोई नहीं है पति की कसक में वही खाना सबे करेगी और पति की प्लेट में खाएगी, हमें भी जाने नहीं दे रही है। दादी थोड़ी पुरानी ख्याल 10 मिनट के अंदर ही कसक एक कप में चाय लेकर बाहर कसक अपने पति को देखकर ही खाना खाए नहीं लग रहा था। ठीक है
सुनैना जी ने एक सर्वेंट को आंखों से इशारा किया तो वो सर्वेंट अंदर चली गई, बल्कि अभी किचन उसे में देखकर जाकर ऐसा उसने लग रहा कसक से था कि कहा, वो बिल्कुल छोटी नॉर्मल बेबी है जी, और आपको अच्छे ना से अपने दादी ससुराल बाहर को बुला संभाल रही है। आप वो अच्छे से आए और जाना और दादी उनके के सामने सामने कॉफी कॉफी टेबल टेबल पर वो जो चाय का कहे कप वो रखते करना। हुए बोली, आपकी वो चाय। सर्वेंट काफी पुरानी दादी थी ने इसलिए कसक उसे को बुआ देखा और दादी फिर के चाय को बिहेवियर के देखा। बारे में चाय अच्छे को से देखकर पता ऐसा था। लग रहा था जैसे उस वो सर्वेंट कितनी के साथ टेस्टी बनी कसक होगी। बाहर आए चाय और दिखने जाकर में बुआ बहुत दादी के खूबसूरत सामने लग खड़ी रही हो थी, गई। लेकिन बुआ जैसे ही दादी के दादी ने सामने चाय का जैसे ही कप कसक उठाकर जाकर एक खड़ी खड़ी हुई, उनके मुंह बुआ से दादी पूरी ने चाय उससे कॉफी कहा, टेबल पर बेटा जी फव्वारे ऐसे की तरह खड़े निकल रहने के गई। लिए हमने आपको नहीं वही बनाया कसक है। भी खड़ी थी और उसने जाकर जो अपने अभय पति के को मैचिंग खाना कपड़े सर्व पहने करो। थे वो उनकी कपड़े चाय बातें के सुनकर फव्वारे में कसक ने भीग गए। सुनैना जी जिम और में अभय चाय की की तरफ तरफ देखा तो दोनों ने ही अपनी बुआ आंखों दादी से ने इशारा गुस्से कर से दिया। खड़े होते हुए कहा, कसक ने तुम्हें एक चाय बाउल बनाना जिसमें भी नहीं पराठे आता रखे है थे लड़की। उसे उठाया तुमने और इसमें उसने चीनी पहले बुआ डाली है दादी या की नमक? प्लेट में रखा और नमक फिर वाली जाकर चाय अभय पिलाना की प्लेट चाहती में हो रखने हमें। लगी। हमें हाई बुआ बीपी की दादी ने प्रॉब्लम कसक है की इस हरकत और को तुम देखकर हमें उसे इतनी अपने ज्यादा पास नमक बुलाया वाला और चाय उससे कहा, पिलाकर मार हमने देना तुम्हें चाहती हो। तुम्हारे पति की प्लेट में बुआ नाश्ता दादी रखने ने के एक लिए बार कहा फिर था। से इतनी जोर से हमारे चिल्लाने से प्लेट में कसक नहीं, फिर से तुमने डरकर हमारे रोने लगी प्लेट में जोर जोर नाश्ता से पहले क्यों और डाला? उसने रोते हुए ही कहा, कसक ने सामान अभय की की प्लेट शक्कर में रखी दही का थी, कटोरा हमने रखते चाय हुए में डाल कहा। दी। वो आंटी ने कहा था कसक कि ने आप अभय बड़े की हैं तरफ तो मैं देखा, पहले अपने आपको आंसू खिलाऊं। भरी आंखों से। तो अभय दादी ने ने कुछ शांत कहा रहने नहीं का और इशारा वो किया, चुपचाप दही लेकिन पराठा कसक खाने रोई जा लगी। रही थी। वही तभी अभय दादी कसक ने की उससे इस कहा, मासूमियत पर इतना रोना मुस्कुरा किस रहा बात का था। आ रहा है कसक तुम्हें? अभी अभय के पास हमने ही मारा खड़ी तो थी, नहीं है। तो जितना अभय ने रो रही चुपके हो, से उसका आप हाथ जाओ पकड़ अपनी लिया सास और के उसकी साथ। उंगलियों में मेहमान अपनी जो उंगली आने को वाले हैं, फंसा कर दूसरे हाथ उनके से लिए अपना नाश्ता नाश्ता करने बनाओ। लगा। दादी के मुंह अभय से को जैसे पता ही था कि इतना कसक निकला को भी तुरंत भूख सुनैना लगी जी है, आगे बढ़ी तो और उसने वो जैसे कसक ही का हाथ देखा कि बुआ पकड़कर उसे दादी अपने अपना साथ नाश्ता लेकर करने में किचन की तरफ मशगूल है, चली गई और उन्होंने तो बाहर उसने खड़े पराठे सारे सर्वेंट सर्वेंट को को भी तोड़ा किचन और में उसने आने के दही लिए कहा। लगाकर कसक के मुंह के पास सर्वेंट किया। जब कसक किचन ने में ही आए बुआ तो दादी सुनैना को जी ने कनखियों उनसे से कहा, देखा, जल्दी अभी से जब तक मुंह बुआ खोलकर दादी अभय घर के में हाथ हैं, से तब पराठा तक खा आप लिया। लोग उनके हिसाब से ही कसक सारा के काम पराठा खाने कीजिएगा। पर अभय ने उसके उन्हें पकड़े एक हाथ ही को शिकायत का मौका उठाकर मत अपने होठों से दीजिएगा। लगा लिया। अगर उन्हें शिकायत यहाँ का सबके मौका नजरों मिला के तो फिर सामने आप अभय लोगों की कसक का नौकरी चुपके जाने से चुपके कोई नहीं रोमांस हो बचा रहा सकता। था। इसलिए दोनों जब को तक लग बुआ रहा था दादी कि है बुआ तब तक दादी खुद को उनकी इस संभाल कर हरकत को काम नहीं देख कीजिए। रही, लेकिन बुआ सुनैना जी दादी की दोनों बात की ही सुनकर हरकत को सभी देख सर्वेंट रही हाँ थी। में अपना सिर ऐसे हिलाकर ही अपने कुछ अपने कुछ काम में देर लग में गए। अभय ने कसक को अपने बुआ हाथों से दादी के पूरा सामने नाश्ता बोलने की कराया और किसी वहां की बैठे हिम्मत सभी नहीं लोग थी, उन दोनों को इसलिए मुस्कुरा अभी कर राग देख देख रहे रहे थे। थे। अभय, आयुष आयुष जी खुश राजी थे की कि उनकी यहाँ तक बेटी कि एक विजय ऐसे जी के हाथों भी में मुंह गई से है एक लफ्ज नहीं निकले जो थे। ऐसी परेशानियों में क्योंकि भी इतने उसके साथ सालों से खड़ा विजय है। जी भी उनके सामने बारे से में न सुन दिखाकर सुनकर पीछे इतना से तो उसका समझ साथ चुके दे थे रहा है। कि इस घर अब में सबका बुआ दादी नाश्ता के हो आने गया के था बाद तो उनके सभी ही डाइनिंग हुकुम का टेबल से पालन उठ होता गए है। और आज के अभय रिसेप्शन की बार बार तैयारी किचन करने की के लिए तरफ जो देख रहा डेकोरेटर था और उनकी टीम क्योंकि को उसे बुलाया कसक गया की था फिक्र वो भी हो अब तक रही आ थी। गए थे, क्योंकि कसक ने उन्हीं के उसे साथ बाथरूम रूम में में ये रहा सारा था कि अरेंजमेंट उसके पेट देखने में लगे। दुख रहा है। नीली और और अभी सोनिया वो कसक सुनैना के जी लिए को लाए कसक के सामानों बारे को में कुछ देखने लगी बताता क्योंकि उससे आज पहले ही कसक और दादी के अभय का साथ ये दिन सब था। हो गया और वो कसक को सुनैना जी को सुनैना कुछ जी भी अपने पता साथ नहीं पाया। किचन में लेकर चली गई अभय थी। का मन कर रहा था सुनैना कि जी वो ने जाकर उसे अपने कसक गले कसक से को अपनी लगाते हुए बाहों में कहा, भर ले। बस वो बच्चा अभी ऐसे ही व्हीलचेयर बुआ दादी छोड़कर की उठकर बात खड़ा सुनना हो और जाना बिना उन्हें चाहता कोई था, जवाब दिए काम ताकि करना, वो लंबे कदमों से बुआ तुरंत दादी कसक के नाराज पास नहीं पहुंचे होगी और और उसे दिल की जी बहुत भरकर अच्छी प्यार है। करें। अभी जब कसक उसने ने बुआ पेट को दादी अपने से हाथों डांट से नहीं दबाकर सुना तो उसने सहलाएं हाँ में सर ताकि अगर हिला दिया, कसक को पेट में दर्द हो तभी रहा बाहर होगा से तो बुआ वो ठीक हो दादी की जाए। आवाज आए, लेकिन सुनैना अभय बहू बुआ जरा बहू दादी को के बाहर सामने कुछ भेजना। कर नहीं सकता था। बुआ कुछ दादी की करना तो आवाज छोड़ो, सुनकर कुछ बोल सुनैना भी जी नहीं और सकता कसक था। दोनों ही सहम बुआ गई थी, दादी ने अभय को किचन क्योंकि की एक तरफ बार फिर देखते से हुए कसक देख को लिया बुआ और दादी के उसे कहा, सामने जाना अभय था। इधर आओ बेटा। सुनैना जी घर अभी की बुआ बहू थी दादी का इसलिए टोन वह भी एकदम दादी सॉफ्ट बुआ और से प्यार डरती भरा थी। था। अभय क्योंकि अपनी वह व्हीलचेयर उनकी के सास की हैंडल को तरह थी। कंट्रोल करते हुए सुनैना बुआ जी दादी कसक के को पास किचन आया के तो दरवाजे बुआ
कसक दादी लेकर ने आए उसके और सर पर बोली, हाथ फेरते यहाँ से हुए तुम कहा, आगे जाओ, तू मैं फिक्र देखती मत हूँ। कर मेरे बच्चे, क्योंकि तू मुझे जल्दी बुआ ठीक हो दादी ने जाएगा। नहीं पहले बुलाया की है तरह तुम्हें अपने बुलाया पैरों पर है, तुम खड़ा हो जाओ। जाएगा। सुनैना जी की अभय ने बात हाँ में सुनकर अपना कसक सर हिला धीरे दिया, धीरे कदमों लेकिन से अभी भी चलकर उसकी बुआ नजरें दादी के किचन की पास आई। तरफ ही थी। अभय उन्हीं तो के बुआ पास दादी बैठा ने था, जांचती क्योंकि हुई अभी जिस नजरों तरह से से अभय अभय की तरफ व्हीलचेयर में देखकर बैठा कहा, था, अभय बेटा तो देखो, वह ऐसे मुझे कहीं ये जा लड़की नहीं तुम्हारे सकता लिए था, बिल्कुल भी ठीक इसलिए वह नहीं बुआ लगी। दादी के पास ही तो बैठा अभी था। जो कसक तुम्हारे उनके बाप पास दादा ने आकर किया खड़ी है हुई। उसके लिए हम बस तो इतना बुआ ही कह दादी ने सकते हैं एक झटके से उसका कि हाथ आज रात पकड़ा ये और उसे रिसेप्शन अपने हो पास जाए, सोफे उसके पर बाद बैठा कुछ लिया। वक्त में हम तुम्हारा उनकी उस इस लड़की हरकत से को डिवोर्स देखकर करा आयुष और देंगे, अभय फिर जो एक बुआ अच्छी सी दादी के लड़की पास ही देखकर बैठे थे, तुम्हारी शादी भी कर उन देंगे। दोनों को ये लगा कि क्या पता दोबारा बुआ दादी कसक को डांटे या कुछ कहे, और कसक भी थोड़ी डर गई थी। बुआ दादी ने थोड़ा सख्त लहजे में कसक से पूछा, तुमने सुबह हमें धक्का क्यों दिया था? तुम्हें इतनी तमीज नहीं कि तुम्हारे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है और तुमने धक्का दे दिया? इस तरह से तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया है? तभी कसक ने थोड़ी रुबासी आवाज में कहा, आपने मेरे बेस्टू का कान पकड़ा था। उसे दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने आपको धोखा दिया। तभी आयुष जल्दी से बीच में कूदकर सामने आया और बोला, दादी, मेरी प्यारी दादी, मैं भाभी का बेस्टू हूँ और भाभी ने मेरी वजह से ही आपको धक्का मारा था। क्योंकि भाभी को लगा था कि आप मुझे मार रहे हो, मेरा कान नोच रहे हो। फिर आयुष ने दादी के गोद पर अपना सिर रखते हुए कहा, गर्लफ्रेंड मान जाओ ना यार, भाभी बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी बच्चों जैसी है, लेकिन दिल से बहुत प्यारी और मासूम है। इतना कहकर आयुष ने कसक का हाथ पकड़ लिया।
तभी दादी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, तेरी भाभी है, होंठ छोड़। उनकी इस बात को सुनकर आयुष ने कहा, दादी वह मेरी बेस्टू है। इतना कहकर आयुष ने दादी को आंख मारी। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन दादी, कसक, अभय और आयुष हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी कुछ लोग बाहर से अंदर की तरफ आए, तो उन्हें देखकर दादी ने अभय से कहा, बहू को लेकर जा, यहाँ से मेहमान आना शुरू हो गए हैं और हम नहीं चाहते कि रिसेप्शन से पहले कोई भी बहू को देखे, और अभी तो बहू की मुंह दिखाई दी बाकी है, इसलिए जाओ बहू को लेकर। दादी के इतना कहने पर अभय ने तुरंत अपनी व्हीलचेयर के हैंडल को मोड़ा और कसक को कहा, कसक चलो मेरे साथ। कसक पहले दादी को देखी, फिर अभय को। कसक की आंखों में सवाल था कि वो कहाँ जा रहे हैं। दादी ने जब कसक के आंखों में सवाल देखे तो दादी ने कहा, जाओ बहू, तुम्हारा पति बुला रहा है। दादी के मुंह से इतना निकलना ही था। कसक जल्दी से उठी और अभय के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ने लगी। अभय कसक को नीचे के ही एक रूम में लेकर गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और कसक का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने गोद में बैठाते हुए बोला, दादी से डर लगा। कसक ने कुछ देर तो अभय को देखा और उसकी गले में अपना मुंह छुपा कर रोते हुए बोली, बुई दादी बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे डांटा। अभय ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं बुआ, दादी कुछ दिनों में अपने घर चले जाएंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। अब धीरे धीरे करके अभय कसक के पेट को भी सहला रहा था, क्योंकि कसक ने कहा था कि उसका पेट दुख रहा है। अभय ने उससे पूछा, तुम्हारा पेट अब कैसा है, दुख रहा है क्या? कसक वैसे ही अभय की गोद में बैठी है, अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपाए बोली, नहीं अभी नहीं दुख हो रहा। अब अभय को भी कसक का उसके पास यूं रहना अच्छा लग रहा था। अभय के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। अभय ने ये कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 2 दिनों में उसे एक ऐसी लड़की से लगाव हो जाएगा जिसे अपना खुद का होश ना हो, जिसे छोटी छोटी बातों पर रोना आता हो और वो उसे धमकी देती हो कि उसके व्हीलचेयर के नीचे बम लगाकर उड़ा देगी। अभय मुस्कुराते हुए अपना हाथ जो कसक के पेट पर चला रहा था, उसे ऊपर उठाकर उसके गाल पर रखा और उसके होठों के पास रब करते हुए बोला, बुआ दादी ने डांटा तो बुरा लगा। कसक ने वैसे ही उसकी गर्दन में मुंह छुपाए अपने सर को 2 बार हाँ में हिलाया, जिससे कसक की होठों की गर्मी अभय को अपने गर्दन पर महसूस होने लगी, जिससे अभय ने कसक को और कसकर अपने बाहों में भरकर अपने आंखों को बंद कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, अभय और कसक की इस कहानी में आगे क्या होगा, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं और इस रोमांटिक कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और न्यू चैप्टर आने का वेट करें। और अगर आप लोगों को मेरी दूसरी नोवेल्स पढ़ना है तो आप लोग प्रतिलिपि पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप लोग जेरी सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरी आईडी मिल जाएगी।